हेलो दोस्तों, मैं रोहित चंद्रोल स्वागत करता हूं आप सभी का जीबीएन एकेडमी मंडला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने विश्व भूगोल का एक नई श्रृंखला का आगाज़ किया हुआ था, जिसमें हमने विश्व के प्रमुख महाद्वीपों को विस्तृत तरीके से पढ़ा, जिसमें हमने पिछले 2 लेक्चरों में नॉर्थ अमेरिका व साउथ अमेरिका के मुख्य मुख्य तथ्यों के बारे में अध्ययन किया, जो कि वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमें पढ़ना है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, जो कि जो कि हमारा विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। एशिया के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। ये हमको याद रखना है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, है ना। और एक लाइन और याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र महाद्वीप। देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में? यहाँ बीच में, है ना, सेंटर में देख सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पे मौजूद है? सेंटर में। ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक लाइन और याद रखनी है हमको, जो वन लाइनर फैक्ट ये है कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे हमारी 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ को कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं हम? मकर रेखा। तीनों रेखा। और एक रेखा होती है देशांतर रेखा, जो कि हमारे लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से होकर आती है, जिसको हम कहते हैं जीएमटी रेखा या फिर मानक समय रेखा। चारों मुख्य रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो याद रखना है हमको कौन कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और मानक समय रेखा। चारों मुख्य रेखाएं एकमात्र महाद्वीप विश्व की अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ये वन लाइनर फैक्ट हमको याद रखना है। अब एक वन लाइनर फैक्ट और याद रखना है हमको कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर दोनों कहाँ पे क्रॉस करती हैं? तो ये हमको याद रखना है गुइनिया की खाड़ी में। इसकी खाड़ी में? गुइनिया की खाड़ी में। किसकी खाड़ी में? गुइनिया की खाड़ी में। याद रख लेना हमको कि गुइनिया की खाड़ी में कौन कौन सी 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश दोनों रेखाएं क्रॉस करती हैं। चलिए अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में विस्तार पूर्वक देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक वन लाइनर फैक्ट और याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार कहाँ कहाँ पे है? देख सकते हैं, जैसा कि अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार चारों दिशाओं में है ना, विश्व की चारों दिशाओं में, यानी सॉरी, अगर हम पृथ्वी को ऐसी 4 दिशाओं में बांटते हैं, जिसमें ऊपर नॉर्थ पढ़ा जाता है, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट पढ़ा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार किसमें? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में है। ये याद रख लेना है हमको। चलिए अब आगे चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप देख सकते हैं, ये ग्लोब में अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति दिखाई गई है। अब अफ्रीका महाद्वीप के स्थिति देख लेते हैं, या विभाजन देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर कौन सी जलराशि मौजूद है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी झील आदि तथ्यों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में देखते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में यहाँ एक जलराशि मौजूद है। इस जलराशि को क्या कहा जाता है? हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशियन कहा जाता है। कौन सा? हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशियन कहा जाता है। ये पूरी जलराशि क्या कहलाती है? हिंद महासागर। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में एक बड़ी जलराशि पाई जाती है। पूर्व में पाई जाने वाली जलराशि हिंद महासागर, पश्चिम में पाई जाने वाली जलराशि क्या कहलाएगी हमारी? पश्चिम में पाई जाने वाली जलराशि अटलांटिक महासागर। और फिर उसके बाद हमको याद रख लेना है कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में यहाँ पे एक जलराशि पाई जाती है उत्तर में। इस जलराशि का नाम क्या है? भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर, या इसी को कहा जाता है मेडिटेरियन सी। उसके बाद ये वाली जलराशि और याद रखना है हमको, ये जलराशि को कहा जाता है लाल सागर, है ना। ठीक है, तो चारों ओर की जलराशियाँ हो गई हमारी अफ्रीका महाद्वीप की। एक बार फिर से देखेंगे हम ना। तो ये वाली जलराशि जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में मौजूद है, इसको कहा जाता है हिंद महासागर।
उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में एक जल राशि मौजूद है जिसको कहा जाता है अटलांटिक महासागर, है ना। 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा के नीचे वाला अटलांटिक महासागर क्या कहलाएगा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। देख सकते हैं जैसा कि उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में एक जल राशि पाई जाती है या सागर पाया जाता है जिसको भूमध्य सागर कहा जाता है, और फिर यहाँ पे एक सागर पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? लाल सागर। ठीक है, अब कुछ जल संधियों के बारे में पढ़ते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप पढ़ते समय हमें मुख्य रूप से याद रखनी पड़ती है। जैसे कि ये वाली जल राशि क्या कहलाती है हमारी? ये वाली जल राशि हमारी क्या कहलाएगी? अटलांटिक महासागर। देख सकते हैं कौन सी जल राशि कहलाएगी? अटलांटिक महासागर। और ये वाली जल राशि हमारी क्या कहलाती है? भूमध्य सागर। अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को यहाँ से एक जल संधि जोड़ती है। कहाँ पे? बीच में एक जल संधि जोड़ती है। इस जल संधि का नाम क्या है? ये नाम बहुत अच्छे से याद रख लेना है हमको, जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। इसी को कहा जाता है भूमध्य सागर का कि में प्रवेश की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर में प्रवेश की कुंजी। क्योंकि किसी भी मालवाहक जहाज या किसी भी आदमी को अगर अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में आना है तो वह इसी जल संधि के माध्यम से आता है। इस वजह से जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अब उसके बाद हमको एक वन लाइनर फैक्ट और याद रखने लेना है कि भूमध्य सागर और लाल सागर, है ना, किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर, दोनों सागर को एक नहर के माध्यम से जोड़ा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक नहर है। इस नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। याद रखेंगे सब, है ना। कौन सी नहर है ये? स्वेज नहर। तो हमको याद रख लेना है भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। ये याद रखेंगे। ऐसे याद रख लेना है भूला, भूमध्य और लाल सागर को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। ठीक है, तो हमने देख लिया कौन कौन सी जल राशि देखी हमने अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर की जल राशियाँ। एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करते हैं। पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर। ये कौन सा भाग है अटलांटिक महासागर का? दक्षिणी भाग। उत्तर में कौन सा? भूमध्य सागर, और यहाँ पे है लाल सागर। उत्तर में भूमध्य सागर और यहाँ पे लाल सागर। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है? जिब्राल्टर जल संधि। और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि या फिर नहर क्या कहलाती है? स्वेज नहर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अफ्रीका महाद्वीप के कुछ फैक्ट के बारे में अध्ययन कर लेंगे हम। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे एक देश मौजूद है तंजानिया। बीच में एक देश मौजूद है तंजानिया। तंजानिया में मौजूद है माउंट किलीमंजारो। कौन सा है? माउंट किलीमंजारो। देख लेंगे, माउंट किलीमंजारो एक पर्वत श्रृंखला है जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, माउंट किलीमंजारो। उसके बाद फिर हमको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये वाला देश देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप का। ये देश अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जिसका नाम क्या है? अल्जीरिया। अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया देश है। अब अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश पूछ लेगा तो सबसे छोटा देश याद रखना है हमको। सबसे छोटा देश है मेयोटा। कौन सा देश है? मेयोटा। नाम बस याद रखना, मेयोटा, है ना। तो हम कौन कौन से फैक्ट देख लिए? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो, सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, सबसे छोटा देश मेयोटा। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील पूछता है अधिकतर एग्जामों में। तो कौन सी झील है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील? विक्टोरिया झील। जिसमें से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? याद रख लेना, 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस झील से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? तो याद रखने वाला है विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। विक्टोरिया झील 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करती है? केन्या, युगांडा और तंजानिया। देख लेता हूँ एक बार तंजानिया है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो केन्या, युगांडा और कौन सा है तीसरा देश? तीसरा देश को लेकर कंफ्यूजन है। हाँ, केन्या, युगांडा और तंजानिया। 3 देश हैं। कौन कौन से? केन्या, युगांडा और तंजानिया। ठीक है, अब चलिए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। ये तो हमारा ब्रीफ हिस्ट्री हो गई है ना। उसके बाद फिर अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन। तो यहाँ पे देख लेंगे सभी
फैक्ट लिखे हुए हैं अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित। उच्चतम शिखर कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप का? उच्चतम शिखर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। कहाँ पे मौजूद है? तंजानिया में। टोटल देशों की संख्या कितनी है? 54 है। निम्नतम बिंदु कौन सा है? असाल झील है। सर्वाधिक तापमान अल अजीजिया में या लीबिया देश में होता है। उसके बाद सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, सबसे लंबी नदी नील नदी, और सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। चलिए आगे चलते हैं, तो देख लेते हैं हमने अभी तक कौन कौन क्या क्या पढ़ा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। एक बार ब्रीफ हिस्ट्री ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, है ना। तो देखते हैं, तो हमने जाना अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में पाई जाने वाली जलराशि, ये जलराशि कौन सी है? हिंद महासागर। पश्चिम में पाई जाने वाली जलराशि कौन सी है? अटलांटिक महासागर। उत्तर में पाई जाने वाली जलराशि कौन सी है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। उसके बाद ये वाली जलराशि कौन सी है? लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है या जोड़ती, सॉरी, कौन सी जल संधि जोड़ती है? जिब्राल्टर। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, जिससे इक्वेटर या 0 डिग्री या भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप, है ना। तो इतने सारे फैक्ट हो गए। चलिए अब आगे चलते हैं, एक एक फैक्ट के बारे में आराम से पढ़ लेते हैं। तो हमको सबसे पहले पढ़ना है अफ्रीका महाद्वीप के अन्य नामों के बारे में। एक बार देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अन्य नाम, है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप को अन्य और किस किस नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप के अन्य नाम हो जाएंगे, इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, या फिर डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है, डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। उसके बाद एक नाम और याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालना, मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। उसके बाद फिर अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक चीज़ और याद रख लेनी है कि अफ्रीका महाद्वीप के देशों के बारे में, देशों के अभी तक सबसे कम खोज की गई है। मतलब कि इतने घने जंगल और इतनी जनजातियां निवास करती हैं कि अभी तक यहाँ का ठीक से एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाया है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला, तो जैसा कि हमने पर्वत श्रृंखला की एक अलग वीडियो बनाई हुई थी जिसमें विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें हमने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला माउंट एटलस के बारे, एटलस पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया था। और एक पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में मौजूद है, जिसको क्या कहा जाता है? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। दो पर्वत श्रृंखला हो जाएंगी अफ्रीका महाद्वीप की, एटलस पर्वत श्रृंखला और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। उसके बाद यहाँ तंजानिया में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाएगी जिसको क्या कहा जाता है? किलिमंजारो पर्वत, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और उसके बाद एक केन्या का पर्वत याद रख लेना, किसका पर्वत? केन्या का पर्वत, है ना। और उसके बाद फिर पर्वत श्रृंखला में हमको एक पर्वत श्रृंखला का नाम और याद रख लेना है, यहाँ पे जायरे देश, कौन सा देश है? जायरे देश। देखिए फिर से रफ करके लिखता हूँ मैं, कौन सा देश है? जायरे देश। यहाँ पे एक देश मौजूद है जायरे। जायरे देश में एक पर्वत श्रृंखला है रोवन जायरे, नाम से याद हो जाएगा। जायरे देश में मौजूद है रोवन जायरे। रोवन जायरे पर्वत श्रृंखला, इसमें एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम क्या है? रोवन जायरे पर्वत श्रृंखला। इस रोवन जायरे पर्वत श्रृंखला को टॉलमी नामक एक व्यक्ति ने चांद का पर्वत की संज्ञा दी है, या चांद का पर्वत, या फिर किसका नाम दी है? चांद का पर्वत, इंग्लिश में माउंटेन ऑफ द मून कहा है, ठीक है, माउंटेन ऑफ द मून कहा है। किसने कहा? टॉलमी ने। तो ये बहुत सारे वनडे एग्जाम में फैक्ट, ना कि वनडे एग्जाम बल्कि एमपीपीएससी व यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया है कि इस पर्वत को चांद के पर्वत की संज्ञा दी गई है। तो याद रख लेना कौन से पर्वत को? हमारे रोवन जायरे पर्वत को, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद है। चलिए तो ये हो गए हमारी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, देख सकते हैं। ये है माउंट किलिमंजारो। कौन है ये? माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में मौजूद है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। चलिए
अब एक बार यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में एक बार ब्लैंक मैप में प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे कौन सा पर्वत श्रृंखला पाया जाता है हमारा? एटलस। कौन सा पाया जाता है? एटलस। यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? ड्रैकन्स बर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। यहाँ पे तंजानिया पर वो सॉरी किलीमंजारो पर्वत, किलीमंजारो। और यहाँ पे केन्या पर्वत। और फिर एक और पर्वत के बारे में जायरे देश में पढ़े हमने, कौन सा पर्वत? रोवन जायरे देश, रोवन जायरे पर्वत श्रृंखला, जिसको चांद का पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो इतने सारी पर्वत श्रृंखला हो गई हमारी अफ्रीका महाद्वीप से। चलिए आगे चलते हुए, अब पर्वत श्रृंखला के बाद हमको पढ़ना है अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख रेगिस्तान के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक प्रमुख रेगिस्तान पाया जाता है जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जिसका नाम क्या है? सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान। याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण या गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है ना। और सहारा रेगिस्तान के साथ यहाँ पे लगे नीचे साउथ साइड लगे हुए देश, नीचे साउथ साइड लगे हुए देश जैसे कि कौन कौन से? माली, चाड, सूडान आदि देशों को क्या कहा जाता है? साहेल प्रदेश कहा जाता है। आगे के देशों को कौन सा प्रदेश? साहिल प्रदेश। इतना नाम याद रख लेना है। अब सहारा रेगिस्तान के बाद अफ्रीका महाद्वीप के अन्य रेगिस्तानों के नाम याद रखना है। यहाँ पे दक्षिण में एक रेगिस्तान पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? कालाहारी रेगिस्तान। और उसके बाद इसी कालाहारी रेगिस्तान के पश्चिम में एक रेगिस्तान और पाया जाता है जिसको कहा जाता है नामीब रेगिस्तान, जो कि नमीबिया देश में फैला हुआ है। तो 3 प्रमुख रेगिस्तान पढ़ने हैं हमको अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि लगभग 10 देशों में फैला हुआ है, कालाहारी रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के साउथ में स्थित है, साउथ में भी किस देश में? बोत्सवाना देश में। और कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? बुशमैन जनजाति, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। और उसके बाद एक नामीब मरुस्थल पढ़ना है, इसमें भी बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो एक एक मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं मैप में। ये देख सकते हैं इस वाले जियोग्राफिकल मैप में, ये है सहारा, यहाँ पे है कालाहारी और ये है नामीब। ठीक है, आगे चलते हैं एक एक मैप में। सहारा देख सकते हैं 10 देशों में लगभग में फैले हुए, और ये नीचे वाले देश माली, नाइजर, चाड, सूडान, ये क्या कहलाते हैं? साहिल प्रदेश कहलाते हैं। सहारा रेगिस्तान के नीचे वाले देश देख सकते हैं। बोत्सवाना में फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल, उसके बाद फिर नमीबिया में फैला हुआ है नामीब मरुस्थल, है ना। और कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? हमारी बुशमैन जनजाति, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान के बारे में। तो जैसा कि हमने जाना, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ नॉर्थ साइड सहारा मरुस्थल और नीचे साइड कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। इन दोनों के बीच में एक हरा हरा जो भाग पाया जा रहा है, इसी में पाए जाते हैं घास के मैदान। कौन से घास के मैदान? सवाना घास के मैदान। तो अफ्रीका में एक ही प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, सवाना घास के मैदान। तो याद हो जाएगा कौन से घास के मैदान? सवाना घास के मैदान, जो कि कैसे घास के मैदान है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। मैंने घास के मैदानों के बारे में अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ना। तो घास के मैदान कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो होते हैं उष्ण कटिबंधीय, एक शीतोष्ण कटिबंधीय। तो ये कौन से घास के मैदान है? सवाना उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब पढ़ना है अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख झीलों के बारे में। तो जैसा कि देखो, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारी झील पाई जाती है, लेकिन हमको मुख्य मुख्य झीलों के बारे में याद रख लेना। जिसमें से सबसे मुख्य झील है हमारी लेक विक्टोरिया। कौन सी? लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के बारे में एक वन लाइनर फैक्ट याद रख लेना है। इसमें से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। लेक विक्टोरिया से ही किस नदी का उद्गम होता है? लेक विक्टोरिया से ही हमारी श्वेत नील नदी का उद्गम होता है, जो आगे जाके कहाँ पे गिर जाती है हमारी? याद रख लेना, लेक विक्टोरिया से कौन सी नील नदी का उद्गम होता है? श्वेत नील, 2 मिनट, श्वेत नील का उद्गम कहाँ से होता है? लेक विक्टोरिया से होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमको अगली लेक पढ़ना है लेक टाना। लेक टाना इसलिए क्योंकि इससे एक नदी का उद्गम होता है जिसको कहा जाता है नीली नील। दोनों झीलों को एक साथ पढ़ोगे। विक्टोरिया, तो ऐसा याद रख लेना, विक्टोरिया के वा से वाइट याद रख लेना। वाइट नील का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया से। और नीली नील का उद्गम कहाँ से होता है? लेक टाना से। ये दोनों नदियाँ आगे जाके सूडान की राजधानी खार्तूम में
मिलती है, सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है। और यहाँ से मिलने के बाद ये आगे क्या कहलाती है, नील नदी या नाइल रिवर कहलाती है ना, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी, नील नदी है ना। और उसके बाद फिर ये जाके कहाँ पे गिर जाती है, भूमध्य सागर में। तो यहाँ से नील नदी के बारे में भी फैक्ट याद हो जाएगा हमको कि नील नदी का उद्गम, सफ़ेद नील का उद्गम कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील से। नीली नील का उद्गम कहाँ से होता है, टाना झील से। ये दोनों खार्तूम नामक एक जगह जो कि सूडान की राजधानी है वहाँ पे मिलती हैं, और वहाँ से आगे नील नदी कहलाती हैं और जाके अपना पानी कहाँ पे गिरा देती हैं, भूमध्य सागर में। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख प्रमुख झीलों के बारे में। तो झील कौन कौन सी हो जाएगी, लेक विक्टोरिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, वह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ना। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील व विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी हमारी, लेक विक्टोरिया, जो कि जिस पर से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। उसके बाद फिर अगली झील हम पढ़ेंगे लेक टाना। लेक टाना जिसमें से कौन सी किस नदी का उद्गम होता है, नीली नील का उद्गम होता है। उसके बाद अगली झील हम पढ़ेंगे लेक चाड़, जो कि चार देश में मौजूद है। किस देश में, चार देश में, लेक चाड़। उसके बाद अगली झील हमको पढ़ना है लेक टैंगानिका। लेक टैंगानिका के बारे में एक फैक्ट याद रख लेना है कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है ये। लेक टैंगानिका क्या है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील। और विश्व की प्रथम सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी हमारी, बैकाल झील। ठीक है, उसके बाद लेक न्यासा याद रख लेना है, या फिर इसी को कहा जाता है लेक मलावी। दो नाम है इसके, लेक मलावी भी कहा जाता है किसी बुक में, और कई बुक में लेक न्यासा भी कहा जाता है। तो एक बार देख लेते हैं हमने किस किस लेक के बारे में पढ़ा है ना। कौन कौन से लेक पढ़े हमने पढ़ा है झील विक्टोरिया झील के बारे में, श्वेत नील का उद्गम स्थल, भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। झील टाना के बारे में, नीली नील का उद्गम स्थल, लेक चाड़ के बारे में। उसके बाद फिर पढ़ा है हमने लेक टैंगानिका के बारे में, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील है, या विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। और लेक न्यासा जिसको लेक मलावी भी कहा जाता है ना। तो एक बार ब्लैंक में, अच्छा यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। ये है लेक हमारी विक्टोरिया, और विक्टोरिया लेक से और ऊपर यहाँ पे इथोपिया की उच्च भूमि में तुर्काना झील से भी ऊपर टाना झील पाई जाती है। कौन सी झील पाई जाती है, टाना झील। ये है हमारी कौन सी लेक, टैंगानिका। कौन सा है, लेक टैंगानिका। और ये है लेक मलावी जिसको लेक न्यासा भी कहा जाता है। चलिए अब एक बार ब्लैंक मैप में आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि कौन सी झील कहाँ पे है। देख सकते हैं ये है हमारी विक्टोरिया झील, 2 मिनट, ये है हमारी विक्टोरिया झील। यहाँ पे है इथोपिया की उच्च भूमि में टाना झील। ये है हमारी टैंगानिका झील, ये है हमारी चाड़ झील, और ये है हमारी कौन सी, लेक मलावी या न्यासा झील। ठीक है, तो ये सभी झील भी हो गई हमारी अमेरिका महाद्वीप की। अब अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य नदियों के बारे में पढ़ना है। तो ठीक है, हमने पढ़ा था विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, नील नदी, जिसका उद्गम स्थान 2 नदियों के मिलने से बनता है। एक है श्वेत नील और दूसरी है नीली नील। श्वेत नील का उद्गम कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से ये निकली, देख सकते हैं आप, और ये यहाँ तक आगे तक गई। ये कौन सी नदी है, श्वेत नील, या फिर वाइट नाइल रिवर है। उसके बाद यहाँ पे इथोपिया में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है टाना झील। यहाँ से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है नील नदी, या फिर ब्लू नाइल रिवर। ये नदी आगे निकल के आती है, और ये दोनों सूडान के राजधानी खार्तूम में आके मिलती है। और यहाँ से आगे यह नदी क्या कहलाती है, नाइल रिवर, जो कि अपना पानी कहाँ पे गिरा देती है, भूमध्य सागर में, है ना, भूमध्य सागर में। तो ठीक है, ये वाली नदी ना कि अफ्रीका महाद्वीप बल्कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, हमारी नील नदी। ठीक है, अगली नदी उसके बाद हमको पढ़ना है कांगो नदी। अगली नदी कौन सी पढ़नी है, कांगो नदी। कांगो नदी के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है, उल्टे यू आकार की आकृति में कांगो नदी बहती है। कांगो नदी के बेसिन में कांगो वर्षावन पाए जाते हैं। कौन से वर्षावन पाए जाते हैं, कांगो वर्षावन। और कांगो वर्षावन में ही विश्व की सबसे छोटी कद वाली जनजाति, सबसे छोटी कद वाली जनजाति कौन सी जनजाति है, ये पिग्मी जनजाति। कौन सी जनजाति, पिग्मी जनजाति। कहाँ पे पाई जाती है, कांगो के ही वर्षावन में पाई जाती है। ठीक है, और एक लाइन और याद रख लेना है कि कांगो नदी ही भूमध्य रेखा को, किस रेखा को,
भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, मतलब 2 बार काटती है कि यहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजर रही है तो 2 बार क्रॉस करती है, ये याद रख लेना। ठीक है, तो कांगो नदी के बारे में कौन कौन से फैक्ट याद हो गए हमको कि कांगो नदी घाटी में वर्षा वन पाए जाते हैं जिनको कांगो के वर्षा वन कहा जाता है। इन वर्षा वनों में विश्व की सबसे छोटे कद वाली जनजाति जिसको कहा जाता है पिग्मी जनजाति निवास करती है। उसके बाद फिर हमको याद रख लेना है कि कांगो नदी भूमध्य रेखा को कितने बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है ना। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, कांगो नदी। उसके बाद एक नदी का नाम याद रख लेना है लिम्पोपो नदी या लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। ये किस रेखा को 2 बार काटती है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोनों नदी कहाँ पे मौजूद है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, लिम्पोपो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, कांगो नदी। और यहाँ से होकर गुजरती है कौन सी, 23.5 डिग्री। कौन सी रेखा, 23.5 डिग्री, जिसको कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, हमारी इंडिया में बहती है, इंडिया के मध्य प्रदेश में माही नदी। तो 3 नदियों के नाम याद रखना है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को काटती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप की हम नदियों के बारे में पढ़े। नील नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी के बारे में जान लिया। उसके बाद हमको पढ़ना है जाम्बेजी नदी के बारे में। जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी में कौन सा जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात। याद रखना है ये, क्योंकि आदमी विक्टोरिया झील और विक्टोरिया जलप्रपात में कंफ्यूज हो जाता है। तो कौन सा जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात है। उसके बाद हमको अगली नदी पढ़ना है नाइजर नदी। कौन सी नदी पढ़ना है, नाइजर नदी, जो कि किस देश से, यहाँ से नाइजर देश से होकर निकलती है ये वाली नदी। कौन सी नदी है ये, नाइजर नदी। नाइजर नदी का एक उपनाम है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है ताड़ तेल की नदी कहा जाता है। कौन सी तेल, ताड़ तेल की नदी, या फिर इसको क्या कहा जाता है, पाम ऑयल रिवर कहा जाता है। तो याद रखेंगे, है ना। नाइजर नदी को क्या कहा है, सॉरी, हाँ, नाइजर नदी को कहा जाता है ताड़ तेल की नदी या पाम ऑयल रिवर कहा जाता है। तो एक बार फिर से देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी, नील नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, जाम्बेजी नदी और नाइजर नदी। एक नदी का नाम और याद रख लेना, ऑरेंज रिवर, जो कि साउथ अफ्रीका में होकर बहती है। ये है ऑरेंज रिवर, ठीक है, सबसे साउथ में ऑरेंज रिवर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक बार फिर से ब्लैंक मैप में प्रैक्टिस कर लेते हैं। किस किस नदी के बारे में पढ़ लिया। श्वेत नील का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील से। नीली नील का उद्गम स्थल किससे, टाना झील से। दोनों आके कहाँ मिलती हैं, खार्तूम में। और आगे किस नाम से जानी जाती है, नील नदी। और कहाँ गिर जाती है, भूमध्य रेखा में। उसके बाद हमने कांगो नदी के बारे में देखा, उल्टे यू आकार की, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हुई, पिग्मी जनजाति का निवास स्थान, कांगो वर्षावन कांगो नदी घाटी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। उसके बाद हमने लिम्पोपो नदी के बारे में जाना, जो कि किस रेखा को, मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर हमने इंडिया की माही नदी के बारे में जाना, इंडिया की माही नदी के बारे में, जिसने कर्क रेखा को 2 बार काटा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा जाम्बेजी नदी के बारे में, जिसमें विक्टोरिया जलप्रपात मौजूद है। उसके बाद हमने पढ़ा नाइजर नदी के बारे में, जिसको कौन सा नदी कहा जाता है, पाम ऑयल रिवर कहा जाता है ना, पाम ऑयल रिवर या ताड़ तेल नदी कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। अब हमें एक अफ्रीका महाद्वीप का एक जलप्रपात देखना है। यहाँ पे जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर मौजूद है एक जलप्रपात, जिसको कहा जाता है विक्टोरिया जलप्रपात। बड़ा ही खूबसूरत जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अफ्रीका महाद्वीप का तथ्यवार अध्ययन समाप्त होता है। हमने अफ्रीका महाद्वीप के किस किस टॉपिक के बारे में जाना, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने अफ्रीका महाद्वीप की अवस्थिति देखी विश्व मैप में। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के बारे में की अवस्थिति देखी कि उसके उत्तर में कौन सी जलराशि है, उत्तर में कौन सी जलराशि है, इसी मैप में देख लेते हैं। भूमध्य सागर है, यहाँ पे लाल सागर है, ये हमारा हिंद महासागर हो गया, ये अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग और ये उत्तरी भाग हो गया। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। इतना हमको याद रख लेना है। उसके बाद हमने अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़े देश अल्जीरिया को देखा ना। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़े देश किसको देखा, अल्जीरिया को देखा। सबसे छोटा देश कौन सा है, मेओटा देखा।
उसके बाद हमने जाना कि अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये मेडागास्कर द्वीप सबसे बड़ा देश द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में स्थित है, जिसको माउंट किलिमंजारो कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील से निकलती हुई नील नदी है, जो कि भूमध्य रेखा में अपनी भूमध्य सागर में अपना पानी गिराती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी भी होगा। हाँ, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिसमें से भूमध्य रेखा, 2 मिनट में एक बार मैप में बना देता हूँ, जिसमें से होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री रेखा 0 डिग्री देशांतर चारों रेखाएं होकर गुजरती हैं। इतना याद रखेंगे हम। उसके बाद ये सारे फैक्ट हो गए। चलिए, उसके बाद हमने पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जाना। अफ्रीका महाद्वीप की माउंट एटलस पर्वत श्रृंखला, माउंट ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला जो दक्षिणी भाग में है। उसके बाद फिर हमने जाना किलिमंजारो पर्वत और तंजानिया पर्वत, और जायरे देश में एक पाया जाता है रोहनजारो पर्वत, जिसको चांद का पर्वत कहा जाता है। उसके बाद हमने जाना आगे चलते हुए, ये किलिमंजारो की फोटो है। हमने आगे चलते हुए जाना अफ्रीका महाद्वीप के रेगिस्तानों के बारे में। सहारा रेगिस्तान, कालाहारी मरुस्थल और नामीब मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति रहती है ना। आगे चलते हुए हमने देखा कि सहारा मरुस्थल, ये नामीब कालाहारी मरुस्थल और ये नामीब मरुस्थल। आगे चलते हुए हमने घास के मैदान में देखा कि साउथ अफ्रीका में एक प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं जिसको क्या कहा जाता है? सवाना घास के मैदान, सवाना घास के मैदान। फिर आगे चलते हुए हमने झीलों के बारे में देखा, जिसमें से सबसे प्रमुख झील लेक विक्टोरिया, उसके बाद लेक टाना, फिर चार झील, फिर हमने लेक टैगानिका दिखा जो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, और लेक न्यासा जिसको लेक मलावी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने नदियों के बारे में जाना। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। उसके बाद हमने कांगो नदी के बारे में जाना, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तथा कांगो नदी बेसिन में कौन सी जनजाति रहती है? पिग्मी जनजाति, जो विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है। उसके बाद हमने जाना लिम्पोपो नदी के बारे में, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर हमने पढ़ा इंडिया की माही नदी के बारे में, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना जाम्बेजी नदी के बारे में, जिसमें विक्टोरिया जलप्रपात है। फिर हमने जाना नाइजर नदी के बारे में, जिसको ताड़तेल की नदी कहा जाता है। चलिए, अब आगे चलते हुए हमने एक जलप्रपात देखा जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर मौजूद है। देख सकते हैं इस जलप्रपात का क्या नाम है? विक्टोरिया जलप्रपात। तो यहाँ पे हमारा अफ्रीका महाद्वीप तथ्यवार तरीके से ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको? आप ज़रूर बताएं। चलिए, धन्यवाद।